नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में आपने काफ़ी न्यूज़ देखे होंगे और काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो भी है, काफ़ी सनसनीखेज वीडियो है कि ये 10 गुना बढ़ेगा, ये 15 गुना बढ़ेगा, आग लगने वाली है, कुछ ब्लास्ट होने वाला है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, हम उन सारे चीज़ों को एक साइड में करते हैं। हम कोई सनसनीखेज या र्यूमर नहीं फैलाएंगे। हम रैदर दैन हम इसके फिनेंशियल्स को और इसके फंडामेंटल्स को हम देखेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा कि हमें इसमें करना क्या है। यदि हम इस शेयर में इंटरेस्टेड हैं तो ये सही लेवल है इसमें खरीदने का, या अभी हम थोड़ा और वेट करें, यहाँ से ये शेयर कहाँ जा सकती है, नहीं जा सकती है। ये किसी को भी नहीं पता होता फ्रेंड कि यहाँ से शेयर वो नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, बट हमें क्या पता होता है, हम इसके फंडामेंटल्स को देख सकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा। यदि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है तो हम किसी भी लेवल पे कंपनी में हम उसमें एंट्री कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद वो ऊपर जाएगा ही जाएगा यदि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हम उन र्यूमर को, उन चीज़ों को अलग करते हैं और हम इसके फंडामेंटल्स और फिनेंशियल्स में जाके देखते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर हम जाके डिसीजन लेंगे कि इस स्टॉक में करना क्या है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी एनालिसिस आपको मिले। ओके फ्रेंड, तो अब हम चलते हैं। देखिए आप, फ्राइडे का जो क्लोजिंग है इस स्टॉक का, वो 8 रुपये 70 पैसे के आसपास है और शेयर दिन में 9 रुपये को भी क्रॉस किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया और ये नीचे भी करीब 8 रुपये 45 पैसे पे गया था और क्लोजिंग इसका जो है वो करीब करीब 8 रुपये 70 पैसे के आसपास हुआ है। तो आप इसका देखिए 52 वीक हाई इस स्टॉक का 13 रुपये 80 पैसे तक था। ये कोई 2-3 महीने पहले ही इसका प्राइस जो था वो 13 रुपये 80 पैसे तक गया था। उसमें काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि इस कंपनी में कोई 15,000 करोड़ या 25,000 करोड़ फंड रेज होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली इनको कोई इन्वेस्टर मिला नहीं। तो फिर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और ये स्टॉक यहाँ से वापस से नीचे चला गया। तो अब इसका मार्केट कैप देखते हैं। ये 24,500 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो कुछ भी नहीं, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसमें पी रेशियो होगा भी तो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ अर्निंग ही नहीं है, तो फिर प्राइस अर्निंग कहाँ से हम निकालेंगे इसमें। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 225%। यदि आपने पैसा इसमें लगाया होता तो आपका पैसा 225 टाइम्स नीचे चला गया होता, तो बहुत ही खराब है। आपका 10 रुपये जो है वो आज के डेट में 3-4 रुपये, 4.5 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा होता, तो काफ़ी नुकसान हुआ होता आपका। तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है इन नंबरों को देखने के बाद। तो इसका बुक वैल्यू है 2 रुपये के करीब है, इसलिए पीवी रेशियो जो है वो 4.11 है। आप इस 4.11 को 2.08 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका आपका जो प्राइस है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इन मैट्रिक्स के बेस पे तो इट डजेंट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। तो हम देखते हैं कुछ और, इसके फिनेंशियल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके फिनेंशियल्स कैसे। तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इसके जो रेवेन्यू है वो स्टेबल टू डाउनवर्ड ट्रेंड्स में है, बढ़ तो नहीं रहा है, बट जहां दिसंबर 19 में 11,000 करोड़ का था, वहां दिसंबर 20 में करीब करीब उतने पे ही है, 11,000 करोड़ के आसपास ही है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है। अब हम इसके प्रॉफिट को हम देखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू में ऐसा कुछ खास इंडिकेशन नहीं है, ना तो खराब है ना अच्छा है। प्रॉफिट में देखते हैं हम, तो ये दिसंबर 19 में 6,500 करोड़ प्रॉफिट में थी, वहां से बढ़ते बढ़ते ये 25,000 करोड़, सॉरी, ये 6,500 करोड़ नुकसान में थी, वहां से बढ़ के ये 25,500 करोड़ के करीब का नुकसान वाली कंपनी बन गई। और अभी देखिए पिछले 3 क्वार्टर से इसमें इंप्रूवमेंट है, 25,000 करोड़ से ये 7,000 करोड़, फिर वहां से ये 4,000 करोड़। तो ये नुकसान थोड़ा कम हो रहा है, जो कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड्स है इसके लिए। अब हम कुछ और भी चीज़ देखते हैं। अब इसका नेटवर्क देखिए, नेटवर्थ देखिए। आप मार्च में जहां 5,980 करोड़ का था, करीब करीब 6,000 करोड़ का, वो सितंबर में घट के 26,000, नेगेटिव 26,000 करोड़ हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्थ में इसकी गिरावट है और रीजन है कि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, जिसकी वजह से इसका नेटवर्थ जो है वो इतना कम है। अब हम इसके बैलेंस शीट को देखते हैं और बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका बैलेंस शीट क्या कहता है। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले बैलेंस शीट में
किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, क्योंकि वही चीज बताता है कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कितना स्ट्रांग है। ज्यादा कर्जा होगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी होगी तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, क्योंकि उसको एक बड़ा सा हिस्सा इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा। तो देखिए ये करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज में देखिए अकाउंट्स पेबल ही इसके 14,000 करोड़ के हैं। आप बाकी दूसरे जो करंट लायबिलिटीज हैं वो 42,500 करोड़ के हैं जो इनको पे करना है इमीडिएटली। तो 56,000 करोड़ तो सिर्फ करंट लायबिलिटीज है। अब देखिए जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ये सबसे ध्यान देने की बात है फ्रेंड। देखिए कितना कर्जा है इसके ऊपर। ये 96,000 करोड़ था जहां ये पिछले क्वार्टर में, वो बढ़ के 1,05,000 करोड़ हो गया, 1,05,000 करोड़। और अदर लायबिलिटीज भी 77,000 करोड़ है। तो आप इन दोनों को मिला दीजिए तो 1,82,000 करोड़ का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। फ्रेंड ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें आप यदि करंट लायबिलिटीज को भी ऐड कर दीजिए तो 2,25,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब हम इस कंपनी का एसेट्स भी देख लेते हैं। हो सकता है हमारे पास 2,25,000 करोड़ का कर्जा है तो इसके पास कुछ एसेट्स भी हो बहुत बड़े। आप एसेट्स में देखिए, करंट एसेट्स जो है, कैश हमारे इस कंपनी के पास सिर्फ 2,500 करोड़ का है, रिसीवेबल सिर्फ 2,500 करोड़ का है, जबकि आप यहाँ पे पेबल देख लीजिए तो 14,000 करोड़ का पेबल है। बाकी दूसरे करंट एसेट्स जो है वो 8,400 करोड़ के हैं। तो सब मिला के सिर्फ 13,000 करोड़ का करंट एसेट्स है इस कंपनी के पास। जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें जो इसके प्रॉपर्टी होंगे, जो प्लांट होंगे, जो इसके इंटेंजिबल एसेट्स, जो इसके गुडविल वगैरह हैं वो है। तो इसमें से जो मेजर हिस्सा है वो गुडविल का है, जो कि इंटेंजिबल है, जिसको हम देख ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें फ्लक्चुएट करती है और ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा है, उसके हिसाब से गिरता है, ये उठता है, ये रिवैल्यूएशन होने पे किधर भी जा सकता है। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हम रिमेनिंग देखते हैं तो जो इसके पास 1,98,000 करोड़, उसमें से 1,15,000 करोड़ तो इंटेंजिबल एसेट्स ही है, जिसको हम ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। ये हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो, बट अभी जो जैसा इसका मार्केट कंडीशन चल रहा है और इसके कस्टमर लूज हो रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन पे कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट इसमें आएगा और ये कम ही होगा। सो फ्रेंड्स ये इसके बैलेंस शीट को देख के तो ये कहीं से भी एडवाइजेबल कंपनी नहीं लगती है, क्योंकि कर्जा बहुत ही ज़्यादा है इसमें, और इसमें कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले हमें 200 टाइम्स सोचना चाहिए फ्रेंड। तो अब हम वापस जाते हैं और हम कुछ कुछ चीज़ें और देखते हैं इस कंपनी का। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप। प्रोमोटर्स के पास करीब करीब 72% है अभी, रिटेल के पास 22% है, बाकी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसके पास 4.6% है, डोमेस्टिक के पास बहुत ही कम है, 0.47% है। यही आंकड़ा आप मार्च में देख लीजिए तो मार्च में रिटेल के पास कम था, मार्च में रिटेल के पास सिर्फ 13% था। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अपना शेयर बढ़ा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन को देखिए, जहां 8.82% था वो मार्च में कम करके फॉरेन ने 4.6 ही कर लिया है। मीन्स जो फॉरेन वाले हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं इस स्टॉक से। तो जब वो निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कि उनको कहीं ना कहीं इस स्टॉक में वीकनेस दिख रही है, नहीं तो वो इतनी जल्दी अपना पैसा किसी भी स्टॉक से नहीं निकालते, क्योंकि उनकी जो सारी इन्वेस्टमेंट होती है काफ़ी रिसर्च बेस्ड होती है। तो इस एंगल से भी इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव सिग्नल निकल के नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स इन चीज़ों को देखने के बाद और हम एक न्यूज भी पे भी चलते हैं और देखते हैं कि उसके हिसाब से क्या है। देखिए CLSA एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसीज है, उसने भी बोला है कि अभी जो AGR की हियरिंग डेट है वो डिले हो रही है। जो इसका फंड रेजिंग का प्लान था जो 25,000 करोड़ मैंने बताया पहले, वो उसमें डिले हो रहा है क्योंकि इनको कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। इनको टैरिफ में इंक्रीज करना था, बट जो कंपटीशन है एयरटेल और जियो के साथ, तो उसको देखते हुए ये टैरिफ बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने से इनका रेवेन्यू तो बढ़ेगा बट कस्टमर लूज होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, फिर लोग शिफ्ट हो जाएंगे एयरटेल और जियो के ऊपर। अब देखिए इस रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि इसकी जो लाइबिलिटीज है उसमें 1,17,000 करोड़ का तो कर्जा है, और यही 1,17,000 करोड़ मैंने बताया था, जिसमें से 94,200 करोड़ सिर्फ स्पेक्ट्रम का ड्यूज है जो इनको पे करना ही करना है। इसके अलावे जो AGR का ड्यूज है
वो भी इनको पे करना है। एजीआर का भी कई 28-30 हजार करोड़ रुपए का ड्यूज है जो इनको पे करना है। $9 बिलियन का ड्यूज है फ्रेंड। तो वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके हिसाब से उसको पे करना होगा। तो हम हर तरफ से देखते हैं तो ये कंपनी एक बहुत ही रिस्की बेट लग रही है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है फ्रेंड। यदि ये प्रॉफिटेबल हो भी जाती है और इसका कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो जाता है तो इसको डेब्ट फ्री होने में तो सालों लग जाएंगे। इसको 5-6 साल तो डेब्ट फ्री होने में लग जाएंगे। कंपनी ग्रोथ कब करेगी? तो एक रिस्की बेट है। बट इसमें एक पॉसिबिलिटी ये आती है, यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हाउस या कोई बड़ा ब्रोकरेज हाउस या कोई इक्विटी फर्म यदि इसमें पैसा लगाती है तो यहां से इसके दिन बदल भी सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें दोनों बात होगी कि अभी 8 रुपये 70 पैसे पे मिल रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है थोड़ा बहुत यदि इसको कोई एक इक्विटी फॉर्म मिल जाती है। बट जब हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, इसके कस्टमर लगातार गिरते जा रहे थे, अभी पिछले कुछ टाइम से स्टेबल हुए हैं इसके, लेकिन बढ़ने शुरू नहीं हुए हैं अभी तक। तो ये अभी भी एक नेगेटिव जोन में है और एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की जोन में। तो आप इसमें यदि इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करिए, उनके सजेशन के हिसाब से ही आप काम करिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ सिर्फ और केवल सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से बनाया है फ्रेंड। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और उनके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करिए। जहाँ तक मेरे ओपिनियन का सवाल है, तो यदि आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है, रिस्क लेना ही है, तो बहुत छोटा अमाउंट आप इसमें डाल सकते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाला स्टॉक नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको मेजर नुकसान भी हो सकता है इस कंपनी के ऊपर कर्जा को देखते हुए। कल के डेट में इसका जो नेटवर्थ है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। कोई कंपनी खरीदेगी भी तो भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक रिस्की बेट है फ्रेंड, इट कैन गो इधर वे। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह की क्वालिटी एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हर शेयर के बारे में मैं आपको सावधान करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिले और आपका पैसा जो आपका बहुत ही हार्ड अर्न मनी है वो सेव रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।